सुबह हो चली थी। वातावरण में कोहरा अब भी पसरा हुआ था। पक्षियों का कलरव चारों तरफ गुंजायमान था और पहाड़ों की बहती हवा जैसे जीवन को अपने अंदर समेटे पूरे शबाब पर बह रही थी। ये दिन का वो वक्त था जिसे ब्रह्म मुहूर्त का गौरव हासिल है। इन सब के बीच एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठे अपने अंदर की शक्तियों को साध रहा था। उसके तेजमयी चेहरे को देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि यह वही आदमी है जिसे सिर्फ एक दिन पहले तक इस दुनिया के सबसे बेवकूफ और नकारा पति का तमगा हासिल था। थोड़ी देर तक ईश्वर से प्राप्त हुए कुंडलिनी की शक्ति को ध्यान के माध्यम से जागृत करने के बाद विधान उठा और शहर की ओर चल दिया। इस नए व्यक्तित्व के साथ आज उसकी ये पहली सुबह थी। हालांकि कुछ देर पहले संध्या की जान बचाकर उसके एवज में 8 करोड़ मिलने की एक आस तो थी, पर पैसे मिल ही जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और सिर्फ एक आस के सहारे विधि से किए हुए वादे को विधान अधर में लटकाना नहीं चाहता था। इसलिए अब वो शहर पहुंचकर ये देखना चाहता था कि इन शक्तियों की बदौलत वो कैसे अपने वादे को सच बना सकता है। विधान अभी ये बातें सोच ही रहा था कि किसी के दर्द में कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उम्र में लगभग 70 साल का आंकड़ा पार कर चुका एक बूढ़ा व्यक्ति शायद जॉगिंग करते वक्त गश खाकर गिर पड़ा था। ईश्वर से हासिल हुए उन शक्तियों में से किसी भी बीमारी को भांपकर उसे पूरी तरह ठीक कर देने की शक्ति भी शामिल थी, जिसका इस्तेमाल कर पिछली रात उस लड़की संध्या के डिसलोकेटेड हाथ को विधान ने एक झटके में ही ठीक कर दिया था। अब इसे उस बूढ़े की किस्मत कहें या बस महज एक इत्तेफाक की उसकी मदद को खुद विधान यहां आ पहुंचा था। उसने उनका हाथ पकड़ा और पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ है आपको? ऐसे कैसे गिर गए? वो बूढ़ा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, इसलिए विधान ने खुद पहल कर पहले उनकी हार्ट बीट चेक की और दूसरी चीजों का मुआयना करते ही वो समझ गया कि आखिर ये किस बला से जूझ रहे हैं। उसके बाद उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और फिर आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाते हुए अपना हाथ उनकी छाती के उस जगह पर रखकर जोर से दबाने लगा जहां पर दिल मौजूद होता है। उसकी हथेली से ऊर्जा विधान के शरीर से निकलकर उस बूढ़े के शरीर में अंतहीन रूप से प्रवाहित हुई। देखते ही देखते उस बूढ़े के शरीर में हलचल होने लगी और उसने अपने मुंह से खून की एक जोरदार उल्टी की। पर हैरानी की बात यह थी कि वो खून लाल होने की जगह एकदम काला था। इन सब की थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ा खांसा और उसने अपनी आंखें खोल ली। सर, आप उठ गए। अब कैसा फील कर रहे हैं? विधान ने राहत और मुस्कुराहट के साथ पूछा। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब बेटा क्या तुमने मुझे बचा लिया? विधान ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराता रहा। थैंक यू। तुम जैसे इंसानों से मिलना मुश्किल है। क्या नाम है तुम्हारा? विधान शर्मा। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने ये नाम सुना, उसने कुछ सोचते हुए बोला, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। वर्मा फार्मास्यूटिकल के परिवार का हिस्सा होने के कारण वो कभी कभी सुर्खियों में आते रहता था, इसलिए बूढ़े आदमी के उसका नाम सुन रखने की बात पर विधान को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। खासकर जब पिछले साल जानी मानी वर्मा फार्मा ग्रुप की सीईओ और सबसे बड़ी बेटी, जो कि निहायत ही खूबसूरत है, उसने जब शादी के लिए लाइन में खड़े एक से बड़े एक रसूखदार परिवार के बेटों की जगह एक ऐसे लड़के से शादी कर ली थी जो कि एकदम साधारण होने के साथ साथ बहुत गरीब था। तब हर रोज न्यूज चैनल वालों ने विधान शर्मा नाम के उस व्यक्ति को किस्मत का धनी बताकर काफी टीआरपी बटोरी थी। उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखों को छोटी करके उसे ध्यान से देखा और बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम वर्मा फैमिली के दामाद हो जिसको मीडिया आए दिन उनकी बुरी हालत का जिम्मेदार ठहराती रहती है। इनकी बातें सुनकर विधान असमंजस में था कि उन्हें हां कहे या नहीं। विधान के चेहरे के भाव देखकर उन्होंने इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा और अपना परिचय प्रकाश शर्मा के रूप में दिया। शर्मा अंकल, आपसे मिलकर खुशी हुई। विधान ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बूढ़े आदमी का सरनेम भी सेम होगा। वो मुस्कुराए और विधान को ध्यान से देखते हुए गंभीर होकर कुछ सोचने लगे।
कहीं मैं सच तो नहीं सोच रहा? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। प्रकाश शर्मा ने मन ही मन खुद से ये बातें कही और एक गहरी सांस छोड़ी। तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे मेरे सबसे बड़े पोते की याद आ रही है। अगर उसे मारा न गया होता तो आज वो तुम्हारी तरह ही दिखता और तुम्हारी उम्र का होता। उस बूढ़े ने आंखों में एक दर्द लिए विधान से कहा। इस बात पर विधान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था बूढ़े लोग अक्सर सभी के अंदर अपने बेटों पोतों का अक्स देखते ही रहते हैं। इसलिए इस बात पर कोई खास तवज्जो दिए बिना उसने आगे कहा, शर्मा अंकल, वो कौन था जिसने आपके दिल में काला जादू किया था? काला जादू? शर्मा अंकल ने थोड़ा सोचा और फिर हंसते हुए बोले, अच्छा, तुम मेरे दिल की बीमारी के बारे में बात कर रहे हो? हाँ अंकल, आपको हार्ट अटैक नहीं आया था, आप पर किसी ने काला जादू किया था। मैं जानता हूं कि शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, पर सच किसी के यकीन का मोहताज कहां होता है। ये देखिए, अभी अभी आपने जो खून उगला है, इसका कलर देखकर शायद आपको मेरी बात समझने में आसानी हो। ये विषाद जो आपके अंदर से निकला है, उसने आपके अंदर एक नासूर बना दिया था और जल्द ही आपकी एक मौत का कारण भी बनता। अंकल हैरान थे कि किसी ने उन पर काला जादू किया था। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने दिल में उस जहर को दबा दिया है। फ्यूचर में अब आपकी बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शर्मा अंकल सड़क पर पड़े उस काले खून को काफी समय तक देखते रहे। गौर करने पर उन्होंने काफी सालों के बाद अपनी सांस में इतना हल्कापन महसूस किया था। विधान बेटा, मेरी लाइफ बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आगे कभी कोई तुम्हें तकलीफ हो तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। विधान को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। जिल्लत भरी जिंदगी में किसी अजनबी ने इस तरह से उससे कभी बात नहीं की थी। विधान ने उन अंकल की तरफ देखा और बिना ज्यादा सोचे बोला, शर्मा अंकल, आपको घर छोड़ूं या आपको आपकी फैमिली से कोई लेने आएगा? दादाजी। इससे पहले विधान कुछ और बोलता, ट्रैक सूट में एक गोरा चिट्टा लड़का आया और शर्मा अंकल को देखकर बोला। अंकल खुश हो गए और कहने लगे, आ गए बेटा, ये मेरा पोता है शिशिर। विधान और शिशिर की एक दूसरे से नजरें मिली। ओके अंकल, अपना ध्यान रखिएगा, विधान ने कहा और जल्दी में निकल ही रहा था कि उसके गले में पड़े हुए एक पेंडेंट पर शर्मा अंकल की नजर पड़ी। वो उस पेंडेंट को देखते ही रह गए, जैसे वो उसे पहचानते थे। अंकल को एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे विधान से उनका कोई रिश्ता है और बोले, बेटा इतनी जल्दी क्या है, मेरे पोते शिशिर से तो मिल लो। शर्मा अंकल चिल्लाए, पर विधान वहां से निकल चुका था। संभवतः उसने अंकल की बात सुन ली थी, लेकिन क्या वजह थी कि वो फिर भी वहां से जल्दी में निकल गया? शिशिर को भी ये थोड़ा अजीब लगा। फिर वो उनसे बोला, दादाजी आप तो बहुत तेज भागते हैं, अरे कितना आगे निकल गए, मेरी तो सांसें भर आई। लेकिन वो कौन था? उसने विधान की तरफ देखा, जो कि अब तक बहुत दूर चला गया था। उन्होंने विधान की तरफ मुड़कर देखा और कहा, बेटा जब हम वापस जाएंगे उसके बाद कुछ तोहफे तैयार करके वर्मा फैमिली को भेज देना। शिशिर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, और ध्यान रहे तोहफे ग्रैंड होने चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं आप दादाजी? आप वर्मा फैमिली को गिफ्ट क्यों देना चाहते हैं? शिशिर कंफ्यूज था। कौन था ये? आपने इसका नाम विधान पुकारा और आप वर्मा फैमिली को गिफ्ट देने की बात कर रहे हैं? अगर मैं सही समझ रहा हूं तो शायद ये वही विधान शर्मा तो नहीं है जिसको लोग गधा दामाद कहते हैं। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोले, हाँ ये वही है, और हाँ उसको 100 करोड़ भी ट्रांसफर कर दो। शिशिर कंफ्यूज हो गया। दादाजी मैं जानता हूं कि हमारी फैमिली अमीर है, लेकिन क्या इतनी अमीर है कि 100 करोड़ ऐसे फालतू इंसान को दे दे? क्या वो इस लायक है? आप क्या बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
हट पागल, तू नहीं समझेगा, तुझे बाद में समझ आएगा। और मुझे लगता है और अब यकीन हो चला है कि ये वही है। शिशिर को लगा दादाजी का दिमाग घूम गया है। शर्मा अंकल ने सीरियस होकर कहा, शिशिर ध्यान से सुनो, अब से विधान पर जितना ज्यादा हो सके नजर रखो और उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना सोचे मदद करो। क्या तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा? शिशिर शर्मा सीईओ ऑफ शर्मा फैमिली इंटरनेशनल बैंक, प्रकाश शर्मा का पोता। उनकी पूरी फैमिली में सबसे स्ट्रांग इंसान शिशिर ही था। पहले से ही कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि शिशिर ही अगला शर्मा फैमिली के इंटरनेशनल बैंक का मालिक बनेगा। दादाजी आपने जो भी बोला मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक ऐसे फालतू इंसान पर इतना पैसा खर्च कर डालना, इससे बेहतर जानवरों के लिए डोनेशन देना है। क्या हक है उसका इतने पैसों पर? अरे आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसके लिए इतना प्यार लुटा रहे हैं? क्या वो उसके लायक भी है? उसने तुम्हारे दादाजी की लाइफ बचाई है। क्या इससे बड़ा कोई और रीजन चाहिए कि क्यों वो इतने पैसे के लायक है? दादाजी ने जोर देते हुए कहा, लाइफ बचाई? अब उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे जब उसने सड़क पर पड़े उस खून को देखा। दादाजी, क्या आपको वापस हार्ट अटैक आया? दादाजी ने हामी भरते हुए कहा, और उसी ने मेरी जान बचाई है। इतने सालों से जिसे हार्ट डिजीज समझ के जी रहा था, वह तो किसी काले जादू की करामात थी। क्या कह रहे हैं दादाजी? जादू टोना? शिशिर हैरान था, वो ये नहीं मान पा रहा था। दादाजी मैं सोच भी नहीं सकता, उस झूठे फालतू इंसान की बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता। क्या उसने आपका दिल जीतने के लिए तो ऐसा नहीं किया? मैंने सुना है मार्केट में बात चल रही है कि वर्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी घाटे में जा रही है और उन्हें 8 करोड़ की जरूरत है। और हो सकता है उसकी पत्नी विधि ने उसको फोर्स किया हो कहीं से इतने पैसे लाने के लिए। ये सुन के दादाजी को गुस्सा नहीं बल्कि और हंसी आ गई। अरे अगर ऐसा था तो फिर तो ये और भी अच्छी बात होगी। अरे पहले किसी को गिफ्ट तैयार करके भेजो वर्मा फैमिली को, और उसके बाद विधान के अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर कर दो। दादाजी, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? मुझे तो अब आप जादू के वश में लग रहे हैं। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं कि वो सच बोल रहा था या झूठ। आओ मेरे साथ हॉस्पिटल, चेकअप करवाता हूं, देखते हैं कि ठीक हो गया हूं या नहीं। ठीक है? शिशिर समझ गया था कि वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो बात सही होगी, लेकिन शिशिर अभी भी डाउट में था। ठीक है दादाजी, अगर आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल एग्जामिनेशन जाने के लिए तैयार हूं। मैं आपके साथ किसी को भेजता हूं। आप टेस्ट करवाइए और मुझे बताइए रिपोर्ट में क्या आता है। शिशिर बहुत समझदार था, इसलिए वो खुद जाने से बच रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर दादाजी की बात सही निकली तो आगे पता नहीं क्या, अभी तो 100 करोड़ ट्रांसफर करने के लिए कह रहे हैं, फिर ना जाने रिश्ता ही ना जोड़ने लगे। लेकिन इस एम्पायर का अगला मालिक मैं हूं और मेरा हिस्सा कोई भी नहीं छीन सकता। ये सारी दौलत और पैसा मेरा है। रिपोर्ट में क्या आएगा? विधान के गले का पेंडेंट देख दादाजी को क्या याद आ गया था? थप्पड़ खाकर डैनी को कुछ मिनट। जिंदगी और मौत तो ईश्वर के हाथ होती है, लेकिन अपनी कायनात में ईश्वर ने कुछ ऐसे भी लोगों को बनाया होता है जो मसीहा बन जाते हैं। और शायद जिंदगी इसी का जिंदगी और मौत तो ईश्वर के हाथ होती है, लेकिन अपनी कायनात में ईश्वर ने कुछ ऐसे भी लोगों को बनाया होता है जो मसीहा बन जाते हैं। और शायद जिंदगी इसी का नाम तो है।
दूसरों के दुख सुख में काम आना। यही सोचते हुए दादाजी अपने पोते शिशिर के साथ शर्मा पैलेस, जो कि उनका पुश्तैनी रिहाइश था, वहां वापस आ गए। देहरादून शहर की भागदौड़ से थोड़ी दूर एक बहुत ही पॉश इलाके में स्थित इस आलीशान बंगले को शिशिर के परदादा ने बनवाया था। कम से कम 20 एकड़ से ज्यादा जगह में बना यह घर किसी मुगल कालीन महल की तरह लगता था। दूर दूर से इस जगह घूमने आए हुए लोगों की नजरें इस घर के अद्भुत कंस्ट्रक्शन को देखकर ठहर जाती थी, और जो कोई भी नया आदमी यहां से होकर गुजरता वो खुद को इस जगह की फोटो लेने से रोक नहीं पाता था। उस घर के अंदर ऐशो आराम की सारी चीजें उपलब्ध थी। शर्मा परिवार में पिछले साल तक कुल मिलाकर लगभग 5 लोग थे, पर यह संख्या मिस्टर प्रकाश शर्मा की पत्नी की सदस्यता, उनकी सडन डेथ के बाद अब 4 रह गई थी, और इन 4 लोगों की सेवा के लिए पूरे शर्मा पैलेस में लगभग 25 से ज्यादा मुलाजिम थे। शिशिर ने दादाजी के साथ 2 लोगों को डॉक्टर के क्लिनिक भेजा। फिर आज हुए वाकये के बारे में सोचने लगा। दादाजी दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, ये बात शहर में सभी लोगों को पता है। जाहिर है वो नालायक विधान भी इससे वाकिफ होगा, और न्यूज सोर्सेज की माने तो वर्मा फार्मा को बैंक्रप्सी से बचने के लिए लगभग के लिए लगभग 10 करोड़ की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी प्लानिंग के तहत दादाजी का पीछा कर रहा था और मौका देखकर उन्हें काला जादू की पट्टी पड़ा गया। शिशिर ने किसी नतीजे पर पहुंचते हुए मन ही मन खुद से कहा, अगर ऐसा है तो मैं विधान शर्मा पे अंधविश्वास फैलाने के चक्कर में केस दर्ज करवाऊंगा। पैसे के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है कि एक 70 साल के बूढ़े आदमी के बीमारी का मजाक बनाए। अपना ब्रेकफास्ट करते हुए शिशिर के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो थोड़ी देर और सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि जरूर ही विधान ने उसके दादाजी के भोलेपन का फायदा उठाकर अपना स्वार्थ साधने की कोशिश की है। वैसे भी शिशिर के आते ही विधान वहां 1 सेकंड के लिए नहीं रुका था। क्या वजह रही होगी कि वो ऐसे भाग गया? हालांकि कोई भी एक्शन लेने से पहले शिशिर ने दादाजी के रिपोर्ट्स आने तक का इंतजार करना सही समझा। इधर वर्मा फार्मास्यूटिकल ग्रुप बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में विधि ने आज अपने सारे बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाई थी। उसने अपने एम्प्लॉइज के साथ एक मीटिंग शेड्यूल कर रखी थी। वो उन सब से बात करके कंपनी पर आए इस आर्थिक संकट का कोई सोल्यूशन निकालना चाहती थी। विधि जानती थी कि जिंदगी के प्रॉब्लम्स मैथ्स के प्रॉब्लम्स की तरह नहीं होते जिनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, पर वो ये जानती थी कि आइडिया तो कोई भी दे सकता है। इसलिए वर्मा फार्मा की मुखिया होने के नाते वो आज सभी के एडवाइस लेने आई थी कि अगला कदम क्या लेना चाहिए। वर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज में कई कंपनी थी और ये पूरा ग्रुप खानदान के बच्चे ही चला रहे थे, लेकिन इस पूरे ग्रुप में मेन कंपनी थी फार्मास्यूटिकल, जिसकी सीईओ विधि थी। शहर में विधि की इमेज एक सुंदर तथा स्ट्रांग वुमन की थी। अपने फॉर्मल अटायर में कॉन्फिडेंस से चलते हुए वो सच में एक सच्चे लीडर की तरह लग रही थी। चेहरे पर लाइट मेकअप के अलावा होठों पर हल्के गुलाब रंग की लिपस्टिक उसकी नेचुरल खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। जब वो बिल्डिंग के अंदर आई तो सब लोगों ने उसका स्माइल के साथ स्वागत किया और उसके प्रेजेंस से ही एम्प्लॉइज के मन में सारे तनाव कम हो गए। हालांकि वो एक सीईओ थी, पर वो अपनी एम्प्लॉइज को फैमिली की तरह रखती थी और वो भी उसे बहुत इज्जत देते थे। कंपनी के इतने अच्छे कल्चर का ही कमाल था कि बीते कुछ सालों में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद भी कंपनी नुकसान में होने के बावजूद भी चल रही थी। इतनी प्यारी ग्रीटिंग स्टाफ से मिलने के बाद वो बहुत खुश हुई। उसने हल्के से स्माइल की और सर हिला के सबका अभिवादन स्वीकारा।
हालांकि विधि को बैंक्रप्सी का डर था, लेकिन आज विधि बाकी दिनों से कहीं ज्यादा सुंदर और कॉन्फिडेंट लग रही थी। इसके अलावा उसके दिमाग के किसी कोने में विधान के घर न आने की चिंता भी सता रही थी। अपने कैबिन में जाने के लिए वो एलिवेटर के पास आई और बाहर खड़ी होकर वेट करने लगी। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, वो अंदर गई और उसने फ्लोर के लिए बटन दबाया। निश्चित फ्लोर पर पहुंचते ही आवाज करते हुए एलिवेटर खुला। उसके सामने कोई खड़ा था, जिसके यहां होने की ना तो उसे कोई उम्मीद थी और ना ही कोई चाह। डैनी हाथ में कोई बहुत महंगा सा गिफ्ट लिए वहां उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया और उसके पास जाकर बोला, गुड मॉर्निंग विधि। विधि हैरान थी। उसने डैनी की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे दरअसल यार, मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही भूल गया, उसके लिए माफी मांगनी है। डैनी ने अपना महंगा गिफ्ट विधि के सामने खोलते हुए कहा, अ ब्यूटीफुल डायमंड रिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। ये बहुत ही रेयर पिंक डायमंड है, जिसे मैंने ऑक्शन में बहुत महंगी कीमत देकर खरीदा था। इसे मेरी तरफ से समझ के रख लो। डैनी, अपना टाइम वेस्ट मत करो, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर वो डैनी की तरफ बिना देखे निकल गई। उसने अपने फ्लोर का एलिवेटर में बटन दबाया और जाने लगी। अरे लेकिन क्यों? तुम मुझे किस गलती की सजा दे रही हो यार? मैं सारे मामले में तुम्हारे उस निकम्मे पति से अच्छा हूं। एक बार मेरे बारे में सोचकर देखो यार, मुझ में क्या प्रॉब्लम है? डैनी विधि के पीछे पीछे किसी भिखारी की तरह चल रहा था। विधि बेसब्री से और थोड़ा चिढ़कर बोली, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम में कोई प्रॉब्लम है। तुम हैंडसम हो, एक अच्छे खासे बड़ी कंपनी के मालिक हो, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे पति से अपने आप को कंपेयर करे। डैनी उसके पीछे पड़ते हुए बोला, विधि, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने कितने रुपए खर्च किए इस तोहफे के लिए। ठीक है, थैंक यू। तुमने मुझे इस गिफ्ट के लायक समझा, पर इसे तुम ही रखो। इतना कहकर वो सीधा अपने कैबिन में चली गई। डैनी हताश अपने गिफ्ट के साथ वहां खड़ा रहा और विधि को इंप्रेस करने के दूसरे तरीकों के बारे में सोचता रहा। वर्मा फार्मास्यूटिकल ग्रुप की 30वीं मंजिल पर गलियारे में कई कर्मचारी फुसफुसा रहे थे, जैसे कि वो कुछ चर्चा कर रहे हों। अभी अभी उन्होंने डैनी को विधि की खुशामद करते हुए देखा था। विधि मैम कितनी लकी हैं कि स्टैग फार्मा के मालिक का इकलौता बेटा इस कदर उनके पीछे पड़ा है, एक एम्प्लॉय ने कहा, जिसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे ये काफी सालों से इस कंपनी में काम कर रही है। हाँ, मैंने भी सुना है कि डैनी को हमारी विधि मैम बहुत पसंद है। भले ही उनका पति है वो शादीशुदा है, पर डैनी फिर भी अपने प्यार का खुलेआम इजहार करने से नहीं चूकता। दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, अरे हमारी विधि मैम है ही इतनी अच्छी, अरे उन पर तो कोई भी फिदा हो जाए। पर पता नहीं क्यों उन्होंने उस आदमी से शादी कर ली। कितनी अजीब बात है। अगर वो किसी लायक आदमी से शादी करती तो शायद आज वो विधि मैम को संभाल लेता और कंपनी डूबने से बच जाती। एक मैनेजर टाइप के शख्स ने कहा, डैनी कितना हैंडसम है, मुझे तो डर है अगर उन्होंने मेरी तरफ एक नजर भी देख लिया तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। एक फीमेल एम्प्लॉय ने डैनी की तरफ नजर गड़ाए हुए हल्के से कहा, अगर विधि मैम की जगह मैं होती तो उनके पति, क्या नाम है उसका, हाँ विधान, उसे जितना दूर हो सके लात मार के भगा देती और डैनी के साथ अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल तरीके से जीती। ये सुनकर सब एक साथ ठहाकर लगाकर हंसने लगे। सुबह के सारे काम खत्म करने के बाद दोपहर में शेड्यूल बोर्ड मीटिंग में जाने के लिए विधि अपनी चेयर से उठी। विधान की फिक्र उसे अब भी परेशान किए हुए थी। मीटिंग में जाने से पहले उसने एक बार उसे फोन किया, पर फोन नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद मीटिंग खत्म करके विधि फ्री हुई और उसके चेहरे के भाव से साफ जाहिर था कि उस मीटिंग का कोई खास परिणाम नहीं निकला था। विधि चलते हुए वापस अपने कैबिन तक वापस आ रही थी कि उसने गैलरी में उसका अभी तक इंतजार करते डैनी को देखा। इस बार थोड़े तल्ख लहजे में वो डैनी को यहां से जाने के लिए समझा ही रही थी कि सामने लिफ्ट में से बाहर आते हुए एक लड़की की बेहद खूबसूरत सी आवाज उन्हें सुनाई दी, हाय डार्लिंग। ये संध्या थी। उसने दूर से ही विधि को हाथ हिलाते हुए हाय किया और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर विधि की तरफ आने लगी। संध्या को देख विधि का मूड थोड़ा ठीक हुआ।
वो दोनों बहनों की तरह थी और बहुत सालों से क्लोज फ्रेंड थी। इस बार दोनों को एक दूसरे से मिले काफी लंबा अरसा हो गया था। वो पास आई और विधि के गले लग गई। वहां खड़ा डैनी संध्या का फिगर देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। उसने संध्या की तरफ हाथ बढ़ाया, पर संध्या ने जवाब में हाथ मिलाने के अलावा कोई और खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। विधि, मैंने तुम्हें कल बताया था ना, मैं अपने प्रिंस चार्मिंग से मिली। अरे यार, वो इतना हैंडसम, स्ट्रांग और केयरिंग है कि उसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अब जब मेरी उससे दोबारा मुलाकात होगी तो मैं सीधे उसे प्रपोज कर दूंगी, बस प्रे करके वो सिंगल हो। संध्या ने खुश होते हुए कहा। विधि ने उसे समझाते हुए कहा, पागल मत बन, तूने अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा, क्या पता वो बहुत बदसूरत हो। डैनी, जो अब तक संध्या की सुंदरता को निहार रहा था, बोला, कौन प्रिंस चार्मिंग? क्या वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? हो प्लीज, बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, तुम यहां से दफा हो जाओ। पहली बात तो मुझे कंपैरिजन करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, उसका और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। डैनी संध्या की बट की तरफ घूरते हुए सोचता है, एक बार विधि मेरे हाथ आ जाए फिर तुम्हें भी देख लूंगा। संध्या, क्या तुमने उसका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल लिया? विधि ने क्यूरियोसिटी में पूछा। अरे तब इतनी रात हो गई थी और मेरे साथ इतना कुछ हो गया था कि मैं उस चक्कर में पूछना ही भूल गई। हाँ, लेकिन वो बोलते बोलते रुक गई। उसने सोचा कि सामने ये बोलना बहुत ही शर्मनाक होगा कि उस लड़के ने उससे 8 करोड़ मांगे हैं। कोई उसका मजाक उड़ाए, इसलिए उसने ये बताना जरूरी नहीं समझा। बोलो, क्या बोल रही थी तुम? विधि ने पूछा। संध्या ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस अब वो किसी तरह से मिल जाए। विधि ने फिर कुछ और नहीं कहा। वैसे भी अभी उसकी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन था, तो उसका इन बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। अरे हाँ विधि, तुम्हारी कंपनी के फंड चेन के बारे में बात करनी थी, क्या चल रहा है अभी? तुम बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं अपने पापा से? ये सुनते ही डैनी ने कहा, अरे मैं तो कब से कह रहा हूं, मेरे लिए 8-10 करोड़ तो ऐसे हैं जैसे किसी हॉर्स रेस में लगाना। संध्या के साथ दोस्ताना दिखाते हुए डैनी उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसके शोल्डर को अपनी उंगलियों से छूने लगता है। संध्या पलटती है और एक जोरदार थप्पड़ डैनी के मुंह पर लगा देती है। थप्पड़ की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजती है और वहां काम करते हुए सारे ऑफिस एम्प्लॉइज डैनी की तरफ देखने लगते हैं। अब विधि भी डर जाती है। डैनी एक बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से वास्ता रखता था। अगर डैनी चाहे तो कुछ घंटों में विधि की कंपनी को बर्बाद कर सकता था। एक लड़की से थप्पड़ पड़ने के बाद डैनी का अगला कदम क्या होगा? उसने ऑफिस की तरफ नजर उठाकर देखा तो सभी उसे देख रहे थे। तभी विधि ने थोड़ा घबराते हुए कहा, ओ आई एम सो सॉरी संध्या, ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन संध्या को बिल्कुल अफसोस नहीं था। उसने डैनी की तरफ देखते हुए कहा, देखो डैनी, इस बात को यहीं छोड़ देते हैं और इस बात का बतंगड़ नहीं बनाते हैं। संध्या सीरियस थी और डैनी ये समझ रहा था, इसलिए डैनी ने निकलने से पहले विधि से कहा, हमारी शादी में हम संध्या को इनवाइट नहीं करेंगे। ये कहकर डैनी वहां से निकल गया। संध्या हैरान थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो विधि से बोली, यार क्या चल रहा है? फाइनली क्या तुम उस गधेपति को बाय बाय करके छोड़ रही हो? विधि शॉक थी, लेकिन फिर संध्या ने जाते हुए डैनी की तरफ देखकर कहा, तुम उसको डिवोर्स दो या ना दो, लेकिन इस आदमी से तो शादी बिल्कुल मत करना। दूसरी तरफ देहरादून सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल हार्ट डिपार्टमेंट में अधेड़ उम्र के डॉक्टर खान व्हाइट कोट में ईसीजी फिल्म देख रहे थे। ये प्रकाश शर्मा यानी दादाजी की रिपोर्ट थी। डॉक्टर खान अविश्वास में बार बार उस रिपोर्ट को चेक कर रहा था और उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ा हुआ था जैसे दिन के उजाले में उसने कोई भूत देख लिया हो। दादाजी ने शिशिर की तरफ झुककर उससे फुसफुसाते हुए कहा, अब समझ आया मैंने तुम्हें जबरदस्ती यहाँ क्यों बुलाया है? डॉक्टर खान के भी होश उड़े हुए हैं मेरी रिपोर्ट देखकर। शिशिर चुप था। उसे विधान से पता नहीं क्यों एक खुन्नस थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। शायद ये वो 100 करोड़ का ट्रांसफर था जो उसे परेशान कर रहा था।
डॉक्टर खान का काफी समय तक रिपोर्ट को अजीब नजरों से घूरे जाने पर शिशिर का सब्र जवाब दे गया और उसने उनके पास आकर पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर, प्लीज जरा खुलकर बताइए। मेरे दादाजी ठीक तो है ना? हमने तो बस रूटीन चेकअप कराने के मकसद से दादाजी को यहाँ भेजा था। मिस्टर शिशिर, आपके दादाजी का दिल। डॉक्टर बीच में रुका। कुछ भी बोलने से पहले उसने एक बार फिर हैरानी से रिपोर्ट्स पर नजर दौड़ाई। बोलिए ना डॉक्टर, क्या उनकी सिचुएशन और बिगड़ गई है? शिशिर ने डॉक्टर खान से रिक्वेस्ट करते हुए पूछा। नो 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 मिस्टर शिशिर, आप गलत समझ रहे हैं। बहुत 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 अच्छी खबर है। आपके दादाजी के दिल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं। मैं बार बार रिपोर्ट देख रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कहीं ईसीजी मशीन में कोई खराबी तो नहीं आ गई, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी हाल ही में जर्मनी से इंपोर्ट हुई है। शॉक्ड होकर डॉक्टर ने कहा, रियली? दादाजी ने शैतान भरी नजरों से और स्माइल से शिशिर की तरफ देखा, जो उनकी बातों पर थोड़ी देर पहले विश्वास नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही। लास्ट रिपोर्ट में हमने जो हार्ट के साइड में ट्यूमर मिला था वो इस रिपोर्ट में पूरी तरह गायब है। मैं खुद तब से ये सोचकर हैरान हूं कि कोई भी डॉक्टर इतनी जल्दी किसी भी तरीके से ऐसा करने में कैसे सफल हो सकता है। मुझे बताओ शिशिर, किस डॉक्टर के करिश्माई हुनर का कमाल है ये? इतनी अच्छी और ऐसी चमत्कारी मेडिकल स्किल मैंने आज तक नहीं देखी। ये सुनकर शिशिर की घिघी बंद गई। वो खुश तो बहुत था, पर आखिर वो कैसे डॉक्टर को बताता कि दादाजी को ठीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि देहरादून सिटी का एक गधा और नाकारा इंसान है, विधान शर्मा। लेकिन फिर शिशिर ने एक बार दादाजी की तरफ देखा, फिर बात पलटते हुए डॉक्टर खान से कहा, और डॉक्टर ये सब आप ही के इतने सालों की मेहनत का कमाल है कि आज दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हो सकता है कि आपकी मेडिकल स्किल ने गलती से कभी मेरे दादाजी के दिल की बीमारी को ठीक कर दिया हो और आपको पता ना चला हो। लेकिन डॉक्टर खान शॉक में थे। बिल्कुल भी नहीं, मैंने इस फील्ड में बहुत रिसर्च की है। ऐसे ही मैं इस मेडिकल इंस्टीट्यूट के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट की सीट पर नहीं बैठा। दिल्ली तक बड़े बड़े स्पेशल केस को हैंडल करने के बाद मुझे बुलाया जाता है। मेरा यकीन मानो, तुम्हारे दादाजी का केस सबसे अलग था। मेरी मेडिकल स्किल्स अभी भी इस काबिल नहीं कि तुम्हारे दादाजी की बीमारी पूरी तरह जड़ से ठीक हो सकती। शिशिर, क्या तुम पूछ सकते हो अपने दादाजी से कि उनको किसने ठीक किया है? डॉक्टर खान ने हैरानी से कहा। लेकिन दादाजी चुप थे। वो भी ये सब सुन रहे थे, लेकिन चुपचाप बड़े मजे ले रहे थे। बार बार शिशिर और दादाजी की नजरें मिलती थी, लेकिन फिर शिशिर हटा लेता था। डॉक्टर खान, दादाजी के ट्यूमर का ठीक होना एक चमत्कार समझकर अब गिव अप कर देते हैं। अफसोस की बात, अगर पता चल जाता कि वो कौन है जो ऐसा चमत्कार कर सकता है तो मेडिकल प्रोफेशन में तहलका मच जाता। शिशिर का दिल थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या डॉक्टर खान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो गुड फॉर नथिंग इंसान विधान शर्मा के पास ऐसी ताकत कहां से आ सकती है कि वो होनी को बदल दे? इन सब के बीच दादाजी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसके गले में टंगे पेंडेंट को देखकर ही मैं समझ गया था कि वो कोई साधारण लड़का हो ही नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि किन मजबूरियों के वश में उसने इतनी जिल्लत झेली, पर मैंने उससे वादा किया है कि मैं हर हाल में उसकी मदद करूंगा। अगर तुम नहीं मानते तो ठीक है, पर मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। हाँ? शिशिर ने हाँ में सर तो हिला दिया, लेकिन विधान की काबिलियत और नियत दोनों पर अभी भी शिशिर को शक था। और क्यों ना होता, हम हमेशा जिंदगी में हर इंसान को जज ही तो करते रहते हैं, और ये जज करने का मापदंड हमारी खुद की नियत और काबिलियत होती है। जो काम हम खुद नहीं कर पाते, हमें विश्वास नहीं होता कि कोई और भी कर पाएगा। चुपचाप शिशिर ने अपने फोन पे नेट बैंकिंग खोली और फंड्स ट्रांसफर करने में लग गया। इधर विधान के मोबाइल पर एक बीप आई और उसने अपना मोबाइल चेक किया। 100 करोड़ का ट्रांसफर। कंफर्म करने के लिए एक के आगे बने जीरोस को उसने 3 बार गिना। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो?
सच में ट्रांसफर हुए हैं या ये कोई स्कैम है? विधान ने सोचा। उस नंबर को देखते हुए जो उसके सेल फोन नंबर जितना लंबा था, विधान की आंखें फटी की फटी रह गई। अगर उसके बैंक में सच में किसी जादुई तरीके से एक्स्ट्रा 100 करोड़ आ गए हैं, तो विधि का 8 करोड़ का कैपिटल फंड ही क्यों, वो उसे एक नई कंपनी खरीद कर गिफ्ट दे देगा। विधान के मन में उज्जवल भविष्य के सपने हिलोरे लेने लगे। फिर न जाने क्या सोचकर वो उठा और वहीं वर्मा फार्मास्यूटिकल ग्रुप बिल्डिंग के नीचे लगे एटीएम मशीन के पास गया और अपना कार्ड डाला। कांपते हाथों से उसने पिन नंबर एंटर किया और चेक बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो चमक उसकी आंखों में आई, वो साफ जाहिर कर रही थी कि मैसेज कोई स्कैम नहीं था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। ऊपर वाला जब देने पर आता है तो उसकी रहमत असीम होती है। बीते कई सालों से कानों से ना सुन सकने वाला विधान आज सुन सकता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुंडलिनी की शक्ति जागृत होने से काफी अधिक सक्षम हो गया और साथ ही आज उसके बैंक अकाउंट में रहस्यमयी तरीके से 100 करोड़ रुपए भी आ गए। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और अब आर्थिक, जीवन के सभी आयामों में ऊपर वाले ने उसे बखूबी नवाजा। क्या हो सकता है इसकी वजह? विधान के जहन में ये सवाल घूम घूम कर उठ रहे थे। हो न हो ये विधि की किस्मत थी, विधि का विधान था, और उसके बाद विधान का प्यार जो वो विधि से कर बैठा था। क्या प्यार में इतनी ताकत होती है? ये सब सोचता हुआ जब वो कुछ देर बाद एटीएम से बाहर निकला तो गिफ्ट मार्केट की ओर चल दिया। विधान खुश था। उसे नहीं याद था कि उसको इतनी खुशी कब महसूस हुई थी। मार्केट से आज वो एक बहुत अच्छा गिफ्ट खरीदेगा, उसने सोचा। आखिर आज वर्मा फैमिली की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य यानी विधि की दादी जी का 70वां जन्मदिन जो है, और शायद इसी गिफ्ट के बहाने उसे थोड़ी और इज्जत मिल जाए सुषमा की नजरों में। फिर एकदम से विधान रुक गया और सोचने लगा, मेरे पास तो अब इतना पैसा है, क्या मैं किसी को पता लगने दूं? क्या सोचेंगे लोग, कहां से आया? क्योंकि ये तो मुझे खुद नहीं पता कि इतना पैसा कहां से आया। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा जब तक मुझे खुद नहीं पता चल जाता। लेकिन दादी जी की बर्थडे पर जरूर जाऊंगा। इस उम्र में भी कितनी जिंदा दिल है दादी। जब से दादाजी नहीं रहे, दादी जी ने ही इस घर और वर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक साथ बांध के रखा है। ये सोचकर वो दुकानों की भीड़ में इधर से उधर नजर दौड़ाने लगा। सालगिरह भी अजीब दिन होता है। यूं तो आपकी जिंदगी का 1 साल और कम हो जाता है, लेकिन शायद यही जिंदगी है। इसको जो ऐनक लगा के देखोगे वैसी ही नजर आएगी। खैर, आज वर्मा विला का कोर्टयार्ड अलग ही नजर आ रहा था। सड़क से ही लाइटिंग लगी हुई थी। घर के अंदर नायाब लैंप से सजावट हुई थी। घर की दीवारों को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और शहर के कई नामी गिरामी लोग पार्टी में आमंत्रित थे। दादी जी के बैठने के लिए सेंटर में स्टेज के ऊपर एक बड़ा सा फूलों से सजा हुआ सोफा रखा हुआ था और घर के गेट से लेकर उस स्टेज तक मखमल का लाल कालीन बिछा हुआ था, जिसके दोनों तरफ अलग अलग फूल के गमलों की श्रृंखला बनी हुई थी। पूरा माहौल बेहद खुशनुमा मालूम हो रहा था। मेहमान आने शुरू हो चुके थे। घर के लोग भी एक एक करके तैयार हो चुके थे। तुम्हें क्या लगता है विधि का वो बहरा गधा हस्बैंड विधान दादी के बर्थडे में आएगा? आई विश ही कम्स। बड़ा मजा आएगा। बहुत इतराती है ना विधि। चल, उसके हस्बैंड की खिल्ली उसके सामने उड़ाएंगे। कुछ दूसरी बात भी कर लो। जब देखो तब उस बेचारे का मजाक बनाते रहते हो। दिल्ली से आई बुआ जी ने बच्चों की बातें सुनकर उन्हें टोका। मजाक कहाँ उड़ा रहे हैं? जो सच है वही तो कह रहे हैं। अब बहरे को बहरा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे बुआ जी? कितना बुरा हुआ ना विधि के साथ। हम सब बहनों में विधि सबसे समझदार और खूबसूरत है। पर उसे क्या मिला? विधि की एक कजिन सिस्टर ने कहा। कितना अच्छा होता अगर विधि की शादी किसी अमीर घर में होती, हमारा स्टैंडर्ड और बढ़ जाता। विधि के बाद रिया ही तो है जो इतनी खूबसूरत है। उसे जरूर किसी अमीर परिवार को देखकर शादी करनी चाहिए। विधि दीदी की तरह नहीं कि किसी को भी उठा के अपने पति बना लिया
और हमें और पूरे परिवार को हमेशा के लिए शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। तब तक विधि भी पार्टी में आ चुकी थी। गुलाबी रंग की साड़ी में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। हल्के मेकअप और गहनों से उसकी सुंदरता में 4 चांद लगे हुए थे। बात फिगर की हो या चेहरे की, उसका स्टाइल हमेशा सबसे अलग रहता था। जवान से लेकर बूढ़े सब उसी की ओर देख रहे थे, मर्द प्यार से और औरतें जलन से। पार्टी में शायद ही कोई ऐसी नजर थी जिसका झुकाव उसकी तरफ नहीं था, पर उसकी नजरें किसी और को ही तलाश कर रही थी। क्या विधान पार्टी में आएगा? कि इस साल भी इस पार्टी में उसका मजाक ही बनेगा? क्या बाकी सब इस नए विधान को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या विधान पार्टी में आए सभी फैमिली मेंबर्स की बोलती बंद करने में कामयाब हो पाएगा? आज सुबह से लगभग 50 बार विधि ने विधान का फोन ट्राई किया था, पर हर बार नतीजा एक सा आया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। उसे दादी का बर्थडे याद तो होगा ना? अगर वो आज नहीं आया तो मैं दादी को क्या कहूंगी? इतने लोगों के सामने जवाब देना भारी पड़ जाएगा। विधि के एक खूबसूरत चेहरे पर चिंता की लकीरें चांद पर लगे ग्रहण के मानिंद लग रही थी। उसे विधान की बहुत फिक्र हो रही थी। साथ ही में उसे ये भी डर था कि अपने वादे को पूरा करने की मशगूली में उसके दादी का बर्थडे भूल जाने के आसार बहुत ज्यादा थे। फिर भी दिल के किसी कोने में विधान के ऊपर भरोसे का दिया उसने बुझने नहीं दिया था, और ये उसी दिए के लौ की गर्माहट का असर था कि विधि का ध्यान गेट के एंट्रेंस पर ही टिका हुआ था। बीते 3 दिनों में विधान की वजह से विधि का जो हाल हुआ था, उससे प्यार के साथ साथ गुस्से का पारा भी आसमान छू रहा था, और वो खुद भी नहीं जानती थी कि विधान के ऊपर नाराजगी का ये ठीकरा कैसे फूटेगा। हे विधि, अरे तुम्हारा वो निकम्मा पति कहीं नजर नहीं आ रहा। फ्लारी कपड़े पहने और जेब में हाथ डाले एक लड़के ने मजाक उड़ाने के लहजे में विधि की ओर आते हुए कहा, आयुष, ये क्या बदतमीजी है? वो तुम्हारे जीजा हैं। कोई ऐसा बोलता है कि अपने जीजू के लिए? विधि ने चिढ़कर बोला, जीजू? विधि, अगर तुम चाहती हो कि मैं एक यूजलेस इंसान को जीजू बुलाऊं तो ये मुझसे नहीं होगा। फिर तो मुझे गली के कुत्तों को भी इज्जत देना शुरू करना पड़ेगा। और शायद एक बार कुत्ते को तो इज्जत दे भी दूं, पर उसे बिल्कुल नहीं। विधि पास ही बैठे कुत्ते की तरफ उंगली करके कहती है, तो जाओ शुरू हो जाओ, फालतू की बात मत करो। अब जब कंपनी के फंड्स रुक गए हैं तो दिवालिया होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इन सब का जिम्मेदार तुम्हारा पति मुझसे कभी इज्जत नहीं पा सकता। और मैंने ये भी सुना है कि उसने ये वादा किया है कि वो 3 दिन में 8 करोड़ लाएगा। क्या तुम सच में ये तो नहीं सोच रही कि वो ले आएगा? विधि जानती थी कि आयुष ने सब बस उसे परेशान करने के लिए कहा है। आयुष, आज दादी का बर्थडे है तो बेहतर होगा कि तुम पार्टी एंजॉय करो और फालतू की बकवास ना करो। मैं ऐसी बातें सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। अरे अरे विधि, तुम अकेली? कहाँ है तुम्हारा गुड फॉर नथिंग? दादी पार्टी में नहीं आया? फाइनली लगता है उसे समझ आ गया है कि वो हम जैसे लोगों के साथ उठने बैठने के लायक नहीं है। आयुष के पीछे से एक फैशनेबल लड़की ने आते हुए कहा। उस लड़की ने इतना मेकअप कर रखा था कि उसका असली चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। विधि घूर कर उसकी तरफ देखती है। आर्या, क्या अब तुम शुरू होने वाली हो? आर्या कुछ देर विधि को देखती है और फिर कहती है, जब दादी आ जाए तब देखते हैं कि तुम क्या जवाब देती हो। उन्हें भी तो पता चले कि सिर्फ विधान लूजर नहीं बल्कि उनकी पोती विधि भी अब भूल गई है कि वो किस खानदान को बिलोंग करती है। तभी एक बच्चा जोर से चिल्लाता है, दादी आ गई। और एक बूढ़ी लेडी चमकते ब्राइट कपड़ों में थोड़ा झुककर अपनी वॉकिंग स्टिक के सहारे चलती हुई मेन एंट्रेंस से आती दिखाई देती है। दादी बहुत ही ग्रेसफुल दिखती थी और ऑटोमेटिकली वहां लोगों के मुंह से निकल जाता है, वाह, शी इज स्टिल सो ब्यूटीफुल।
दादी के सोफे पर बैठते ही आयुष और आर्या सोफे के दोनों तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। एक बड़ी सी स्माइल के साथ उन्होंने दादी को विश करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग दादी। हम आपकी लंबी उम्र के लिए प्रे करते हैं, भगवान हमेशा आपको तंदुरुस्त रखे। थैंक यू मेरे बच्चों। दोनों को आशीर्वाद देते हुए दादी ने उन्हें अपने बगल में सोफे पर बिठा लिया। विधि, कहाँ है वो लड़का? आज माँ का बर्थडे भूल गया क्या? कहाँ मर गया? उसकी वजह से सब हमारी ही बात कर रहे हैं। सुषमा ने विधि के पास आकर गुस्से में उससे पूछा। विधि ने अपनी मां की तरफ गुस्से से देखा। उसने सुषमा की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वो चुप रही। बेवकूफ लड़की, तू बुत बनी क्यों खड़ी है? जा विश कर और बोल दादी से कुछ। विधि भी कोई बहाना सोच ही रही थी, क्योंकि विधान का अब तक कोई अता पता नहीं था। एक तो विधि की कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर थी, ऊपर से घर का दामाद लापता। विधि आगे बढ़ी और जैसे ही वो कुछ बोलने जा रही थी कि आर्या ने इस मौके का फायदा उठाकर उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, दादी देखो ना, भले ही इसका हस्बैंड किसी काम का नहीं है, पर वो आपके 70th बर्थडे पार्टी में तो आ ही सकता था ना। एक तो उसकी वजह से वर्मा फैमिली का सब जगह मजाक बनकर रह गया है, ऊपर से आपको बर्थडे के दिन कम से कम विश कर दे, इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं की उसने। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बता भी नहीं सकती। दादी का मुस्कुराता चेहरा एकदम से उतर गया। ऐसा लग रहा था जैसे आर्या अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। दादी ने मायूसी से विधि की ओर देखा। उनकी आंखों में कई सारे सवाल वो साफ साफ देख पा रही थी। विधि घबरा गई और उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि अपनी सफाई में वो क्या कहे। इस मौके का फायदा उठाकर बाकियों ने आया कि अपनी सफाई में वो क्या कहे। इस मौके का फायदा उठाकर बाकियों ने कई और ताने उस पर मारे, पर विधि को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो मन ही मन विधान को कोसती रही और किसी बुत की तरह एक जगह खड़ी रही। दादी ने हालांकि कहा तो कुछ नहीं, पर उनके चेहरे पर छाई खामोशी और उदासी सब कुछ बयां कर रही थी। इन सब के बीच आर्या ने कहा, गधा तो हम उसे पहले ही समझते थे, पर दादी के बर्थडे पर ना आकर उसने जो बदसलूकी की है, उसे साफ जाहिर है कि उसे हमारी और दादी किसी की कोई परवाह नहीं है। सुषमा ये सब देख न सकी। जैसे ही वो विधि के सपोर्ट में कुछ बोलने को हुई, तभी विला के गेट से कोई एंटर हुआ और उसने जोर से कहा, बेशक मुझे दादी की परवाह नहीं है। विधान की आवाज ने सबको शांत कर दिया। वो किसी शहजादे की तरह लग रहा था, पर सब उसे जिल्लत की नजरों से घूर रहे थे। विधान को सही वक्त पर आया देख विधि की सारी शिकायतें उड़न-छू हो गई। उसकी आंखें भर आई। वो भागते हुए उसके पास पहुंची और जोर से उसे गले लगा लिया। किसी मर्द के स्पर्श से ही कांप जाने वाली लड़की आज विधान से ऐसे लिपट कर रो रही थी जैसे किसी मां को उसका गुमशुदा बच्चा मिलने पर वो रो देती है। उसने लोगों की परवाह किए बिना विधान को माथे पर चूमा और कहा, कहां चले गए थे? तुम्हें एक बार भी मेरी फिक्र नहीं हुई? याद नहीं आई? मैं ये नहीं सोचा कि क्या होगा मेरा तुम्हारे पीछे? प्लीज मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो और प्रॉमिस करो कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। विधान ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ मुस्कुराया और समझ गया कि भगवान ने बाकी चीजों की तरह प्यार भी उसकी झोली में डाल दिया है। विधि, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। इतना कहकर विधान ने विधि का हाथ थामा और हैरत में देखते हुए लोगों के बीच से गुजरते विधि को दादी के पास ले गया। ये उन सभी के गालों पर एक साथ तमाचा था जो न जाने क्या क्या बोल रहे थे। विधि और विधान एक दूसरे का हाथ पकड़े बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे, जैसे उस पंडित की बात सच हो रही हो जिसने कहा था कि ये एक दूजे के लिए ही बने हैं। आज पहली बार पूरे खानदान के सामने इज्जत बचते देख सुषमा भी विधान को देखकर खुश थी।
आर्या और आयुष से ये देखा नहीं गया। ये सीन जो वो देख रहे थे उनके गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम्हें दादी की परवाह नहीं है? आयुष ने पूछा। ये बात सुनकर दादी थोड़ी नाराज हो गई और विधान को घूर के देखने लगी। वर्मा फैमिली में कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो दादी के लिए कुछ ऐसा बोले। विधान दादी की ओर बढ़ा और उनके पैर छूते हुए आयुष की तरफ रुक करके बोला, हाँ ये सच है, मुझे दादी की परवाह नहीं है क्योंकि मैं उनसे बेहद प्यार करता हूं। और उसी वक्त विधान ने दादी को एक गुलाब दे दिया। और मैं उन लोगों में से नहीं जो दादी को सिर्फ बातों से रिझाए। विधान के सिर्फ इतना बोलने से ही पार्टी में हंगामा मच गया। इस गूंगे ने बोलना कब सीख लिया? अरे ये तो बहरा था ना, आज तक तो कभी किसी को एक शब्द नहीं बोला और आज ऐसी बातें। विधि भी विधान को हैरत से देख रही थी। ये इतना बदला हुआ कैसे लग रहा था? दादी मुझे माफ कर दीजिए, वो विधि ने मुझे आपके लिए एक तोहफा लाने के लिए कहा था, बस उसी वजह से लेट हो गया। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये कहते हुए विधान बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। विधान के इस झूठ से कि विधि ने उसे तोहफा लाने भेजा था, विधि चौंकी और डर भी गई कि पता नहीं ये क्या गिफ्ट लेकर आया होगा दादी के लिए। अब तो जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी जाने वाली है। काश तुम कोई बकवास तोहफा ना लाए हो। विधि तुरंत मन ही मन दुआ करने लगी कि अब कुछ और इंसल्टिंग ना हो। तभी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए घमंड से आयुष ने विधान से कहा, ये इतनी चापलूसी कहां से सीख के आए हो? दादी से ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम दादी के सगे हो और हम पराए हैं। माहौल हल्का करते हुए दादी ने कहा, अच्छा ठीक है, बहुत हुआ। आज मैं अपने 70वें जन्मदिन में यही कहती हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे। अब तुम्हें एक दूसरे से आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग होशियार हो गए। आखिर दादी रसूख वाली थी और आज तक वर्मा परिवार पर उनका दबदबा था। विधान विधि को प्यार से देख रहा था, मानो उसे निगाहों से बता रहा हो कि अभी अभी जो कुछ भी उसने किया और कहा वो लोगों की नजरों में उठने के लिए नहीं बल्कि विधि के प्यार में किया, ताकि उसकी और बेइज्जती ना हो और उसे और न सुनना पड़े। विधान सोच रहा था, पिछले कुछ सालों से जो साइकोलॉजिकल प्रेशर विधि ने झेला है, घर पर, फैमिली और समाज में, विधान ने उसके मुकाबले कुछ भी नहीं झेला था। घमंड में चूर आर्या और आयुष की नजर विधान के गिफ्ट पर पड़ती है। गिफ्ट का साइज बहुत छोटा था। दादी की इस परिवार में वो जगह थी जो कहीं किसी महारानी की होती है और इसीलिए उन्हीं दिए गए तोहफे भी ग्रैंड होते थे। एक और इंसल्ट करने की कोशिश में आयुष कहता है, तुमने अभी कहा ना कि दादी के लिए गिफ्ट लाना था इसलिए तुम लेट हो गए, तो क्या ये छोटे से गिफ्ट को रैप करने में इतना टाइम लग गया? हाँ, मैं भी इसे देखने के लिए उत्सुक हूं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना वक्त लग गया। आर्या ने मौके का फायदा उठाकर बोला, हाँ भाई सही कहा। अरे जल्दी से उसे अनरैप करो और सबको दिखाओ, सबको पता चले कि ऐसा क्या लाए हो तुम दादी जी के बर्थडे गिफ्ट में। मैं तो बस दुआ कर रही हूँ कि गिफ्ट इसने कहीं अपनी हैसियत के हिसाब से न लिया हो, आर्या ने तंज कसते हुए कहा। इन सब की बातों से बेपरवाह विधान ने दोनों हाथों में तोहफा निकालकर उसे दादी के सामने रख दिया। विधि अब बहुत टेंशन में थी कि पता नहीं विधान क्या लाया होगा, क्योंकि पैसे तो इसके पास कभी रहते ही नहीं। क्या विधान सच में अच्छा गिफ्ट लाया है या वापस वो सबके सामने मजाक बनकर रह जाएगा? सबकी नजरें बहुत बेसब्री से गिफ्ट खुलने का इंतजार कर रही थी। कैसा होता है रिश्तों में भी, कई बार हम इंसानों के जज्बातों की नहीं उसके रुतबे और पैसे की कदर करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार सिर्फ दिल देखता है। विधि डर रही थी कि कहीं वहां मौजूद लोगों के ताने सच न हो जाएं। वो चाहती थी कि दादी इस वक्त ये गिफ्ट न खोले
क्योंकि 3 ही दिन में विधान इतने रुपए तो नहीं कमा पाया होगा कि दादी के रुतबे के लायक गिफ्ट ला सके। पर दादी को आयुष और आर्या की जिद करने पर गिफ्ट खोलना ही पड़ा। विधि का शर्म के मारे बुरा हाल था। वो खुद को चौतरफा बेइज्जती होने के लिए तैयार करने लगी। दादी ने निराश भाव से विधान की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके हाथ में रखी ये चीज आखिर है क्या। दादी की आंखों में झलक रहे उलझन को विधान समझ गया और उसने कहा, दादी ये एक सीक्रेट मेडिसिन है जो कि मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाई है। ये ऐसी दवा है जिसे हर रोज दूध के साथ पीने से आपके शरीर की हड्डियां उतनी मजबूत हो जाएंगी जितनी किसी जवान आदमी की होती है, और आपके मसल्स और जोड़ों के दर्द पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। इसमें उन दुर्लभ जड़ी बूटियों का मिक्सचर है जो हिमालय की गुफाओं में बहुत कम पैमाने पर उगते हैं, और साथ ही मैंने बहुत रिसर्च करके इनमें ऐसी दवाइयों का कॉम्बिनेशन डाला हुआ है जो बुढ़ापे की सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। विधान के बात खत्म होने भर की देर थी कि वो लोग जो उसे पसंद नहीं करते थे वो सवालों के साथ उस पर टूट पड़े। अच्छा, तो तुमने रिसर्च करना कब शुरू कर दिया? आज दादी का 70वां जन्मदिन है और तुम उनके लिए ये लेकर आए हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि दादी को लोग गिफ्ट में क्या क्या दे रहे हैं? लोगों ने कहा, और नहीं तो क्या। और अगर तुम्हारी इस दवा से मेरी मां को कुछ हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सुषमा ने हमेशा की तरह तल्ख लहजे में विधान से कहा, अरे ये तो है ही गधा, इससे और उम्मीद कर भी क्या सकते हैं? अरे पता नहीं विधि से क्यों तलाक नहीं दे रही है। लोगों की बातें सुन विधि को बहुत बुरा लग रहा था और उसे विधान पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसे गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो बाद में दादी से बहाना बना देती, कम से कम इतनी बेइज्जती तो ना होती। विधान अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक अच्छा गिफ्ट देना क्या होता है। आयुष ने घमंड के साथ कहा। पार्टी में एकदम खामोशी छा गई और अब सभी आयुष के गिफ्ट का इंतजार करने लगे। आयुष ने अपने नौकर को आवाज लगाई और उसके 2 मिनट के बाद ही एक आदमी बड़े से थाली में कुछ लेकर आया जो सैटिन के कपड़े से ढका हुआ था। आयुष ने एक दूसरे नौकर को लाइट ऑफ करने का इशारा किया। अब पूरे माहौल में हल्की रोशनी रह गई जो बाहर डेकोरेशन के लिए लगे लैंप से आ रही थी। फिर आयुष ने विधान की ओर देखते हुए बहुत ही नाटकीय अंदाज में गिफ्ट पर से वो कपड़ा हटाया। कपड़ा हटते ही चमचमाती हुई रोशनी पूरे घर में फैल गई और तोहफा देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चौंधिया गई। ये है दुनिया के सबसे महंगे मुकुट में से एक जो इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया ने पहना था। आयुष ने बहुत गर्व से कहा और वो मुकुट दादी के पास जाकर उन्हें पहना दिया। उसके ऐसा करते ही पूरा घर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस मुकुट में दादी बिल्कुल किसी महारानी की तरह लग रही थी। सभी लोग आयुष के लाए गिफ्ट और उसके दादी के प्रति प्यार की तारीफ कर रहे थे और हमेशा की तरह इस बार भी विधान का मजाक बनाया जा रहा था। विधि इतने टाइम के बाद विधान से मिली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या इस गिफ्ट का शोक मनाए। सुषमा हालांकि बड़े मजे ले रही थी। अपने आप से कहती है, अच्छा हुआ और करो इंतजार एक गधे का, न पैसा है न अक्ल। लेकिन विधान ने अपनी बनाई हुई दवाई को कायदे से रख दिया, ये सोचकर कि वो दादी को ये जरूर खिलाएगा। उधर शर्मा पैलेस में डाइनिंग टेबल पर बैठे शिशिर और दादाजी रात का खाना खाते हुए बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। काफी देर तक फ्यूचर में होने वाले इन्वेस्टमेंट पर बात करने के बाद शिशिर ने दादाजी को उनके हेल्थ के बारे में पूछा, जिस पर दादाजी ने उसे आश्वासन दिलाया कि इतना अच्छा बीते 10 सालों में उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। फिर दादाजी ने उससे पूछा कि क्या उसने विधान को पैसे और वर्मा फैमिली को गिफ्ट उस लेटर के साथ भेज दिया। डाइनिंग टेबल से सूप सर्व करते हुए शिशिर ने कहा, हाँ दादाजी, पैसे तो मैंने परसों डॉक्टर खान की क्लिनिक से निकलने के तुरंत बाद ही भिजवा दिए थे और आज शाम गिफ्ट भी भिजवा दिया है जैसा कि आपने कहा था। अपना डिनर खत्म करते हुए दादाजी ने अपना मुंह एक व्हाइट कलर के नैपकिन से पोंछा और उठते हुए बोले, बहुत अच्छे। शिशिर अपने दादा से बात करना चाहता था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दादाजी, 1 मिनट, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं।
दादाजी मुस्कुराए और वापस डाइनिंग चेयर पर बैठ गए। शिशिर ने उनको बहुत संभलते हुए कहा, दादाजी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ये सब कुछ आपका ही है। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि आप वर्मा फैमिली पर और खासकर उस विधान पर बहुत मेहरबान हैं, पर मैंने आपका ये रूप पहले कभी नहीं देखा। दादाजी को अब समझ आ गया था कि शिशिर की सुई अभी तक वहीं अटकी है। वो अब शिशिर को ध्यान से देख उसकी बातें सुनने लगे। जितना मैंने आपको जाना है, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, कभी पैसे बिना मकसद इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पर इस बार मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप ये क्यों कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि विधान ने आपकी बीमारी ठीक की, या फिर कोई और रीजन भी है। इसके उत्तर में दादाजी पहले तो मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी बेचैनी समझता हूं, पर इसका उत्तर देने का समय अभी नहीं आया है। मुझे लगता है कि ये वही है। वही कौन? क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? शिशिर ने आश्चर्य से पूछा। सब्र करो, सही वक्त आने पर इसका उत्तर मैं तुम्हें जरूर दूंगा। ये कहते वक्त दादाजी की आंखों में एक गहराई थी जिसे शिशिर समझने की कोशिश भी करता तो समझ नहीं पाता। एक तरफ शर्मा फैमिली की डाइनिंग टेबल जिस पे एक साथ 100 लोग डिनर कर सकते थे, विधान की बातें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ विधान आयुष के दिए हुए गिफ्ट को निहार रहा था। वाकई में वो दादी मुकुट पहने एक रानी की तरह लग रही थी। उसके नाती पोते बच्चे सब उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। आयुष के बाद सभी लोगों का एक के बाद एक नायाब गिफ्ट्स का सिलसिला रात तक चलता रहा। फिर सभी ने दादी के लिए एक स्पीच दी और अपने मन से उनके लिए प्यार का इजहार कर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। ये सब चल ही रहा था कि एक बहुत महंगी गाड़ी उनके आलीशान घर के सामने आकर रुकी, जिसके पीछे एक गिफ्ट से भरा हुआ बड़ा सा ट्रक आया। उस महंगी गाड़ी से एक आदमी निकला और एक लिफाफा गार्ड को देकर अंदर देने के लिए कहा। गार्ड ने वो चिट्ठी सीधे दादी मां तक पहुंचा दी। दादी ने लिफाफा देखा और उस चिट्ठी पर भेजने वाले का नाम पढ़ दादी का आश्चर्य और खुशी दोनों एक साथ हुए। उस पर लिखा था, फ्रॉम शर्मा फैमिली, शर्मा इंटरनेशनल बैंक। दादी ने खड़े होकर सबको हाथ से शांत रहने का इशारा करते हुए कहा कि उन्हें शर्मा इंटरनेशनल बैंक के मालिक की तरफ से चिट्ठी आई है। चिट्ठी खोलकर उन्होंने जोर से पढ़नी शुरू की। शर्मा फैमिली की ओर से शर्मा फैमिली की बड़ी बहू को छोटा सा उपहार। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। शर्मा फैमिली, जिनका नाम देहरादून ही नहीं बल्कि इस पूरे देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल है, उनका वर्मा फैमिली में अपने बहू को उपहार भेजने का क्या मतलब है? गिफ्ट्स देखने में बहुत कीमती लग रहे थे। सब हैरान थे कि इसका क्या मतलब है। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गिफ्ट आए किसके लिए हैं। कौन है वो खुशनसीब जिस पे शर्मा फैमिली के लड़के की नजर है? किसी ने कहा, अरे वो जरूर हमारी आर्या ही होगी, क्योंकि हमारे फैमिली में शादी लायक सिर्फ 2 ही लड़कियां थी, जिनमें से विधि की शादी पहले ही हो गई, तो ये गिफ्ट जरूर आर्या के लिए आए होंगे। बुआ जी ने कहा। यह सुनकर सभी की नजर आर्या की ओर मुड़ गई और इतने सारे लोगों को एक साथ अपनी ओर घूरता देख उसे बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी आंखें शर्म के मारे झुका ली। तभी दादी उठी और गिफ्ट्स रखने वाले उस आदमी के पास जाकर उन्होंने पूछा, एक्सक्यूज मी, ये गिफ्ट किसके लिए आए हैं? जी, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ वर्मा फैमिली के कोर्टयार्ड में रखने के लिए कहा था। इतना कहकर वो आदमी और गिफ्ट्स उतारने चला गया। जो भी हो, शर्मा फैमिली का हमारे घर रिश्ता आना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। वो इतने रईस हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास पैसा छापने की मशीन है। दादी ने खुश होकर कहा। इतना सुनकर आर्या फूले नहीं समा रही थी। वो तो लगभग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी कि ये गिफ्ट उसी के लिए आए हैं, क्योंकि जैसा कि बुआ जी ने कहा, कोई और वर्मा फैमिली में इस वक्त शादी के लायक नहीं है।
विधि ने भी गिफ्ट्स की तरफ देखा और उन्हें देखकर अनायास ही उसके चेहरे पर दुख और अफसोस की लकीरें दिखने लगी। सभी की जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था सिवाय उसके। विधान ने भी उसका बुझा हुआ चेहरा देखा और सोचने लगा कि अगर उसकी शादी विधान से ना हुई होती तो शायद इस गिफ्ट की वो हकदार होती। थोड़ी देर के बाद विधि वहां से निकलने का मन बना चुकी थी। वैसे भी दादी का बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो चुका था। क्या हुआ विधि? क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है क्योंकि मेरे लिए शर्मा खानदान से रिश्ता आया है? विधि को जाता देख आर्या ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, मेरी किस्मत से मत जलो। एक बार मैं शर्मा खानदान की बहू बन गई तो हो सकता है कभी अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो क्या पता मैं तुम्हें कुछ पैसे फेंक के दे दूं। आर्या के पैर जमीन पर लग ही नहीं रहे थे। मुझे तुम्हारी सिंपैथी और डोनेशन की कोई जरूरत नहीं, तुम खुश रहो उतना ही बहुत है। विधि ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। तुम्हारी जिंदगी तो तुमने इस गधे से शादी करके बर्बाद कर ली, कम से कम दूसरों के लिए तो खुश हो जाओ। आर्या बोली। आर्या, इतनी भी आसमान में मत उड़ो, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये गिफ्ट तुम्हारे ही लिए आए हैं। विधि ने कहा, मान लेते हैं मेरे लिए ना आए हो, उसका 10% चांस होगा, पर तुम्हारे लिए नहीं आए हैं इसकी तो 100% गारंटी है। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, घर पर ये सब बातें चल रही है कि क्या सब बड़ों ने वर्मा फार्मास्यूटिकल की लगाम तुम्हारे हाथों में देकर ठीक किया। मैं तो तुम्हें वार्निंग दे रही हूं, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। सब फैमिली वाले सोच रहे हैं कि कुछ और दिन देखेंगे, फिर शायद ये कंपनी तुम्हारे हाथ से ले ली जाए। क्या करूं, तुम्हारी बहन हूं ना, रिश्ता तो निभाना पड़ेगा। आर्या ने व्यंग्य करते हुए कहा और जोर से हंसने लगी। विधि को अब उस जगह सांस लेना भी दूभर हो रहा था। विधान को याद आ रहा था कैसे उसने घर से 3 दिन के लिए निकलने से पहले विधि से पूछा था कि उसकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो बिना सोचे विधि ने कहा था उसकी कंपनी, उसका काम और उसका करियर। विधि बहुत परेशान लग रही थी। विधान डरा हुआ था कि कहीं विधि कुछ कर न दे। विधान भी उसके पीछे पीछे हो लिया। क्या करेगा विधान विधि के करियर को बनाने के लिए? विधि वहां उस खुशी के माहौल से निकलकर वर्मा विला के बाहर आके एक पेड़ के नीचे बैठ गई, अकेले, चुपचाप। विधान उसको दूर से देखने लगा। कई बार हमारे अपने जब किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो हमें उनका दर्द बिल्कुल उन्हीं की तरह महसूस होता है, क्योंकि उनको चाहकर भी हम उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल विधान का भी था। विधान ने डिसाइड किया कि अब बहुत हुई बातें, अब सिर्फ कुछ करना है विधि की जिंदगी को संवारने के लिए। विधान ने उस वक्त विधि को स्पेस देना ठीक समझा। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गया और अगले दिन सुबह जल्दी उठ गया। उसने भविष्य में हर रोज सुबह पूरी दुनिया के उठने से पहले जागने का फैसला किया, ताकि किसी को पता न चले कि वो मेडिटेशन कर रहा था और अपने अंदर की शक्तियों को जगा रहा था। उठते ही उसने बेड पर सो रही विधि की ओर देखा, जो सोते हुए मासूम और सुंदर लग रही थी। विधान काफी देर तक उसे यूं ही निहारता रहा। एक पल के लिए उसका मन किया कि विधि के माथे को चूम ले, लेकिन फिर उसने सोचा, पता नहीं विधि कैसे रिएक्ट करेगी। हालांकि कल पार्टी में उसने विधि के नजरों में अपने लिए प्यार जरूर देखा था, लेकिन फिर विधान ने सोचा, अब जब तक विधि खुद से उसे पूरी तरह नहीं अपनाती, वो कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला जिससे उसे लगे कि विधान अपना प्यार उस पर थोप रहा है। 1 घंटे के बाद जब वो ध्यान लगाकर वापस आया तो उसने देखा कि विधि भी जाग चुकी है और मॉर्निंग रन पे जाने के लिए तैयार हो रही है। विधान को देख उसने पूछा, कहाँ गए थे? कहीं नहीं, नींद जल्दी खुल गई तो सोचा तुम्हारे लिए चाय बना लूं। विधान ने हड़बड़ी में कहा, थैंक यू, पर मेरी अभी चाय पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मैं रनिंग के लिए जा रही हूं।
विधि ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे साथ रनिंग के लिए आना चाहता हूं। विधान ने अपनी इच्छा यूं जाहिर की जैसे इजाजत मांग रहा हो। आज तक जब रनिंग के लिए नहीं पूछा तो आज क्यों पूछ रहे हो? विधि ने ताना देने के लहजे में कहा। तो क्या तुम्हें पता है कि दौड़ते वक्त मैं तुम्हारा पीछा करता हूं? विधान ने चौंकते हुए पूछा। ना तो मेरी आंखें कमजोर है और ना ही तुम्हारी हाइट इतनी कम कि नजर ना आओ, विधि ने कहा। विधान हल्का झेंप गया, पर विधि के बात करने के तरीके से समझ गया कि उसे एक साथ दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर क्या था, वो भी जल्दी से तैयार होकर विधि के साथ रनिंग के लिए निकल पड़ा और देखते ही देखते दौड़ते हुए दोनों घर से काफी दूर निकल आए। इस दौरान दोनों में थोड़ी यहां वहां की बातें हुई, पर ज्यादातर बातें पैसों की कमी से जूझते बिजनेस पर ही हुई। विधान को विधि का इस कदर परेशान होना बहुत ज्यादा खल रहा था। उसका मन तो ये कर रहा था कि वो विधि को उसकी ताकत और पैसों के बारे में सारी सच्चाई बताकर सीधे ही उसकी सारी चिंताएं दूर कर दे, पर वो विधि की नजरों में पुराना विधान रहकर ही उसका प्यार हासिल करना चाहता था। उसकी सोच ये थी कि जो प्यार पैसे और ताकत की मोहताज हो, वो प्यार हो ही कैसे सकता है। प्यार तो शाश्वत है, जो इन चीजों के बिना भी उतना ही अगाड़ रहे। इसलिए वो अपनी सच्चाई विधि से नहीं कहना चाहता था, ताकि उसका प्यार विधान के लिए जागे, उसके कुशलता या पैसों के लिए नहीं। साथ ही में भगवान के दिए इस ताकत और ज्ञान का इस्तेमाल उसे लोगों की भलाई के लिए करना था, और उस सूरत में यही अच्छा होगा कि उसकी सच्चाई का पता किसी को भी ना चले और वो बखूबी अपने काम को अंजाम दे पाए। तुम फिक्र मत करो विधि, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा और मैं तुम्हारी कंपनी डूबने से बचाऊंगा, विधान ने दिलासा देते हुए कहा। विधि को विधान या फिर किसी चमत्कार पर बहुत अधिक भरोसा नहीं था, और वो जानती थी कि जो कुछ भी करना है आखिर में करना उसी को पड़ेगा। विधान अगर इतना काबिल होता तो ये नौबत आती ही नहीं, पर उसने उसका दिल रखने के लिए जवाब हाँ में दिया और फिर घर पहुंचते ही जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। वर्मा फार्मा बिल्डिंग में एक लाल लैम्बोर्गिनी दास फार्मा के बेसमेंट में आकर रुकी, जिससे एक बेहद ही सुंदर और लंबी कदकाठी की लड़की, जिसने काफी मेकअप कर रखा था, आंखों पे सनग्लासेस पहने उतरी। उसकी कमर तक आते लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो इस तरह सजी हुई थी जैसे मानो अपने रूप रंग से किसी को मोहित करना चाहती हो। गाड़ी से उतरने के बाद उसके हाव भाव देखकर यह साफ जाहिर था कि उसे किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार था। काश उस दिन उसका नंबर ले लिया होता, मिलने की जगह तो उसने यही बताई थी, उस लड़की ने खुद से कहा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी उसे कोई आता नहीं दिखा, तो उसने मन में शंका लिए हुए सोचा, वो आएगा ना? अगर नहीं आया तो ये सजना सवरना सब बेकार हो जाएगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके पीछे से किसी आदमी की आवाज आई, संध्या मैडम। पीछे मुड़कर अपने सनग्लासेस हटाने पर उसने जो देखा, उसकी उम्मीद उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो निहायत ही बदसूरत लग रहा था। काला रंग, लगभग गंजा हो चुका माथा और एक बड़ी सी भद्दी मूंछ देखकर संध्या के होश फाख्ता हो गए। उसने उसी अचरज में पूछा, तुम वही हो? संध्या का एक बार फिर प्यार से विश्वास उठता नजर आ रहा था। उसके सवाल के जवाब में उस आदमी ने कहा, आपको यहाँ पर किसी ने मिलने के लिए बुलाया था? उस आदमी की बातें सुनकर संध्या वहां से खिसक लेना चाहती थी। संध्या ने सोचा कि अगर ये वही है तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। हाँ, बुलाया तो था। क्या तुम ही वो? संध्या की बातों से निराशा साफ झलक रही थी। नहीं 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 मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं वो नहीं हूं, मैं तो आपको कुरियर डिलीवर करने आया हूं। उस आदमी के इस जवाब से संध्या की जान में जान आई और बिगड़ते हुए उसने कहा, बेवकूफ, पहले नहीं बता सकते थे? और क्या कुरियर लेकर आए हो तुम? उस आदमी ने एक हार्ट शेप्ड गिफ्ट बॉक्स निकालकर संध्या को दिया, जिसे देख संध्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने गिफ्ट लगभग छीनते हुए उस आदमी से ली और उसे बिना उसकी परवाह किए 3 बार किस किया।
इस ख्याल से कि जिस मिस्ट्री मैन ने उसकी जान बचाई है और जिसे देखते ही उसे पहली नजर में प्यार हो गया था, वो भी उसके लिए फील करता है, वरना ये हार्ट वाला गिफ्ट क्यों भेजता। वो खुद को हवा में उड़ता महसूस कर रही थी। इतनी खुशी उसे आज तक नहीं हुई थी। तभी उस आदमी ने आगे कहा, अब वो चाहते हैं कि आप ये गिफ्ट जिसके अंदर 10 करोड़ का बैंक कार्ड है, दास फार्मा की मालकिन विधि दास तक पहुंचा दें। ये सुनकर बादलों के ऊपर हवा में उड़ रही संध्या थम से जमीन पर आ गिरी। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुना। क्या कहा? ये गिफ्ट मेरे लिए नहीं बल्कि विधि दास के लिए है। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। इतना सुनते ही संध्या ने गुस्से में कहा, बेवकूफ, तूने ठीक से सुना तो था ना? उस आदमी ने हल्का नाराज होते हुए कहा, हाँ, उन्होंने यही कहा था और यह भी कहा था कि उन्हें याद दिला देना कि उन्होंने अपनी जान बचाने के एवज में मदद करेंगी, ऐसा वादा किया था, इसलिए वो इसे जरूर पूरा करें। इतना कहने के साथ एक पेपर पर संध्या के साइन लेकर वो आदमी वहां से चला गया। संध्या अपने हजारों टुकड़ों में टूटे दिल को लिए काफी देर वहां खड़ी रही और फिर कुछ सोचकर ऊपर विधि से मिलने उसकी केबिन की ओर चल दी। जब वो विधि की केबिन में पहुंची तब वो किसी फाइल में कुछ ढूंढने में मशरूफ थी। गुड इवनिंग विधु। किसी ज़ॉम्बी की तरह अपनी लाश ढोते हुए संध्या अंदर आई। विधि ने अपने दोनों खूबसूरत आंखें उठाकर संध्या की ओर देखा और उसे देखते ही उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई और उसने कहा, अरे हाँ संध्या, बैठ। बहुत हॉट लग रही है। कैसी रही तेरी ब्लाइंड डेट? अरे पूछ मत यार, मुझे लगता है ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं है। बेशक ही मर जाऊंगी मैं। एकदम निराश लहजे में संध्या ने कहा, अरे ये क्या बोल रही है? क्या हुआ, बात नहीं बनी क्या? विधि ने उत्सुकता से पूछा। अरे वहां तक की नौबत ही नहीं आई, उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसी लहजे में संध्या ने कहा, अरे क्या हुआ, खुल के बता, विधि ने पूछा। संध्या ने पूरा वाकया हूबहू बयां करते हुए गिफ्ट विधि की तरफ बढ़ा दिया। कमाल है यार तेरा मिस्ट्री मैन, मुझे 10 करोड़ क्यों दे रहा है? विधि ने अचरज से पूछा। मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है, संध्या बोली। पागल है क्या, मेरी जान ना पहचान, और मेरी तो शादी भी हो चुकी है। विधि ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी शादी एकदम नाकारा और बेकार आदमी से होने के कारण भगवान को तेरे हाल पर दया आ गई हो और उसने एकदम सही आदमी तेरी लाइफ में भेज दिया हो? संध्या कुछ सोचते हुए बोली। कुछ भी पागलों जैसी बातें मत कर, विधि ने थोड़ा चिढ़कर कहा और कुछ सोचने लगी। विधान के प्रॉमिस का आज 3रा दिन है और साथ ही जो हुलिया मिस्ट्री मैन का ये बता रही है वो विधान से मिलता जुलता भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विधान ही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो विधान होता तो इतनी जिल्लत सुनकर वो चुप नहीं रहता, और 3 दिन में इतने पैसे मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। ये मेरे दिमाग का वहम है, विधि ने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा। क्या सोच रही है? संध्या बोली। संध्या को निराश और दुखी देख विधि ने कहा, अरे कुछ सोच नहीं रही, और ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार करता होगा, और अगर करता भी है तो मैं विधान को डिवोर्स नहीं दूंगी। तू बेफिक्र रहे, तू कोशिश करती रहे, तेरी जैसी खूबसूरत लड़की से कोई भी पट जाएगा। इश्क में सब कुछ हारा जाता है हिम्मत के सिवा, और तू उसे ही हार रही है। अरे हो सकता है बात कुछ और ही हो और हम कुछ और समझ रहे हो। विधि ने संध्या को हौसला देते हुए कहा, क्या सच में तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जहां तक बात रही उसे पटाने की, तो मेरी अदाएं देखी कहां है उसने अभी। संध्या के सूख चुके चेहरे पर रंगत वापस आ रही थी। दैट्स माय गर्ल, विधि ने हौसला अफजाई करते हुए कहा। और सुन, ये गिफ्ट भी तू रख, ये तेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड का है मेरा नहीं। विधि ने गिफ्ट बॉक्स लौटाते हुए कहा। नहीं नहीं, ये तू रख, वैसे तो ये तेरा ही है, पर अगर तुझे नहीं लेना तो फिलहाल मेरी तरफ से लोन समझ के रख ले। तेरी कंपनी को इसकी अभी जरूरत है, बाद में जब सब ठीक हो जाएगा और हम डेट करने लगेंगे तो लौटा देना। और जैसा कि ये पैसा मैंने फैमिली से नहीं लिया है तो तेरे उसूल आड़े नहीं आएंगे, संध्या ने कहा।
विधि को बात जम तो गई, पर पैसे लेने फिर भी उसे सही नहीं लगे। पर संध्या के काफी मनाने के बाद उसे वो पैसे लेने पड़े। दूसरी ओर घर पर विधान को एक अननोन नंबर से कॉल आया, जिसके उठाने पर दूसरी ओर से आवाज आई। ज्यादा नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुनो। आधे घंटे के अंदर ब्लू मून फार्मेसी के ऑफिस में पहुंचो। ये तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। और इसके पहले कि विधान कुछ कह पाता, फोन कट गया। विधान घबरा गया। उस आदमी की बात धमकी ज्यादा लग रही थी। क्या होगा जब संध्या को पता चलेगा कि वो मिस्ट्री मैन कोई और नहीं, विधान ही है? ये कौन है जो विधान को बुला रहा?